चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब है, नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है और जीरो फ्लक्स का क्या मतलब है हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आइए समझते हैं पॉजिटिव फ्लक्स के बारे में, है ना। जहां तक पढ़ाए थे ये उसी के नीचे के लाइन से लिखाएगा, है ना। सुनेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब समझते हैं, जो हर तरफ से बंद होता है। क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है, जो हर तरफ से बंद हो। जैसे एग्जांपल में स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब क्या है, क्लोज सरफेस है। ये सब क्या बोलते हैं, सबको क्लोज सरफेस बोलते हैं। ठीक है, स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सब क्या है, क्लोज सरफेस कहलाता है। तो ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, मान लेते हैं स्फेयर है ना। अगर अगर किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता है, अगर किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। अब बताइए तो, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर कब निकलेगा, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर कब निकलेगा, जब अंदर में नेट चार्ज क्या होगा। आप लोग को मैंने पढ़ाया है ना, चार्ज जब पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करता है। मतलब पक्का है कि यहाँ पे नेट चार्ज जो है ये पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा जब क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है, मतलब क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल। क्लियर है, चलिए लिखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखेंगे लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी सॉरी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखिए इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस if electric field lines comes out comes out if electric field lines comes out of the closed surface, if electric field lines comes out of the closed surface, comes out of the closed surface, then 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 flux is said to be, then flux is said to be flux is said to be positive electric flux, then flux is said to be positive electric flux, then flux is said to be positive electric flux, full stop। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, उसके नीचे के लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, electric flux will be positive, electric flux will be positive if net charge, if net charge, if net charge inside the closed surface, if net charge inside the closed surface is positive, if net charge inside the closed surface is positive। ठीक है, चलिए ये डायग्राम बनाइए जल्दी से।
हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता है? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनेंगे क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करता है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो फ्लक्स है ये कैसा है? नेगेटिव है। अगर किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये कैसा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करेगा तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है? नेगेटिव है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से चार्ज में इंटर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से चार्ज में इंटर करता है? नेगेटिव चार्ज में। मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, लिखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस enters into enters into enters into the closed surface, enters into the closed surface. If electric field lines enters into the closed surface, then 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 flux is said to be, then flux is said to be, then flux is said to be negative electric flux, then flux is said to be negative electric flux, then flux is said to be negative electric flux. Full stop. उसी में लिखेंगे उसके नीचे की लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव if 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 net charge, if net charge inside the closed surface, if net charge inside the closed surface is negative, if net charge inside the closed surface is negative, if net charge inside the closed surface is negative. बनाइए डायग्राम, बनाइए जल्दी से। नेक्स्ट इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता है? जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए अगर किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना तो इंटर करे और ना ही बाहर निकले तो हम क्या बोलेंगे? जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ना इंटर करे ना बाहर निकले मतलब नेट चार्ज कितना? जीरो है, हाँ या ना? तो अगर किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ही इंटर कर रहा और ना ही बाहर निकल रहा है मतलब क्या हो जाएगा कि नेट चार्ज यहाँ पे जीरो होगा और फ्लक्स को क्या बोलेंगे? जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है,
लिखेंगे, जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, if electric field lines neither comes out, neither comes out, if electric field lines neither comes out nor nor enters into, nor enters into the closed surface, nor enters into the closed surface, neither comes out nor enters into the closed surface, then flux is said to be, then flux is said to be, then flux is said to be zero electric flux, then flux is said to be zero electric flux, zero electric flux, full stop। उसके नीचे के लाइन लिखेंगे, electric flux will be zero, electric flux will be zero if 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 net charge, if net charge inside the closed surface, if net charge inside the closed surface is zero, if net charge inside the closed surface is zero, is zero। डायग्राम बना लीजिए। चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया वेक्टर एरिया, आपको मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, आप लोगों को मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये सब जो हम बता रहे थे, ये सब माहौल बना रहे थे हम लोग, क्या चीज पढ़ने के लिए? गॉसेस थ्योरम पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हेडिंग में डालेंगे गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, है ना। क्या बोलता है गॉसेस थ्योरम, समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। किसी भी गिवन एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार कर जाता है परपेंडिकुलरली, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। हाँ या ना? क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट एरिया से पास होता है तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। कल बताए थे ये सारा चीज, बताए थे ना? ठीक है, अब सुनेंगे गॉस क्या बोलते हैं, ये समझते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए कि ये क्लोज सरफेस है मेरे पास, और इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या है? चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव ही चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलना शुरू करेगा, करेगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे आपको पूरे एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा उसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, बोलेंगे ना, हाँ या ना। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, ई डॉट डी एस, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ई डॉट डी एस, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं छोटे से एरिया डीएस से। किससे निकालते हैं? छोटे से एरिया डीएस से। अगर हमको किसी बड़े एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। और अगर सरफेस क्लोज है तो यहाँ पे हम साइक्लिक इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? साइक्लिक इंटीग्रल। ये बताता है कि इंटीग्रेशन भी हो रहा है और क्लोज सरफेस में हो रहा है। किसमें हो रहा है? क्लोज सरफेस में। इंटीग्रेशन भी हो रहा है और किसमें हो रहा है? क्लोज सरफेस में। मतलब ये जो सरफेस जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या है? बंद है। गॉस थ्योरम बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से निकलेगा ये हमेशा बराबर होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी क्लोज सरफेस से निकल रहा है तो ये हमेशा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये हमेशा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके? इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके। समझ में आया? अब फ्लक्स निकालना आसान हो गया। अब फ्लक्स निकालने के लिए आपको ई डॉट डी एस करके इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो सिंपल आप क्या करेंगे? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या बोलता है गॉसेस थ्योरम? कि किसी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा ये हमेशा किसके बराबर होगा? तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ या ना? चार्ज है ना, चार्ज रहेगा अंदर में तो फ्लक्स निकलेगा ना बाहर। हाँ या ना? तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है, ये हमेशा किसके बराबर होगा? तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके बराबर होगा। ये बात हम लोगों को कौन बोला? गॉस ने बोला। किसने बोला? गॉस। क्या बोला गॉस ने? किसी क्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस मतलब बंद सरफेस, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कुछ भी ले लीजिए, किसी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा ये हमेशा किसके बराबर होगा? तो क्लोज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके बराबर होगा। ठीक है, लिखवा दें? लिखेंगे गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट total electric flux total electric flux coming out coming out of closed surface coming out of closed surface coming out of closed surface is total electric flux coming out of closed surface is 1/epsilon naught times 1/epsilon naught times is 1/epsilon naught times the net charge inside the closed surface 1/epsilon naught times the net charge inside the closed surface 1/epsilon naught times the net charge inside the closed surface। ये फॉर्मूला को लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके नीचे का लाइन फॉर्मूला लिखिए। हो गया? आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे आप ये पहला लाइन पढ़िए कि गॉसेस ने क्या बोला। पढ़िए पहला लाइन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस मतलब बंद सरफेस। इसका मतलब ये है कि गॉसेस थ्योरम जो है ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। अगर सरफेस बंद होगा बाबू तभी गॉसेस थ्योरम काम करेगा, और अगर सरफेस बंद नहीं होगा तो गॉसेस थ्योरम काम नहीं करेगा। याद रहेगा? लिखेंगे नोट, नोट में लिखेंगे, नोट, नोट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक, सॉरी, नोट में लिखेंगे गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम is only applicable is only applicable is only applicable for closed surface is only applicable for closed surface is only applicable for closed surface। सर तो काम नहीं करेगा मतलब? काम नहीं करेगा मतलब है कि हम उसको ओपन सरफेस में यूज नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना? तो ओपन सरफेस में नहीं यूज ले सकते हैं तो वहां पे सही में काम नहीं होगा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि सही में काम नहीं होगा। अगर आपका सरफेस ओपन है तो आपको उस सरफेस को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक हेमिस्फेयर है, खुला हुआ है,
इसको बंद करना है तो एक और हेमिस्फीयर ले आएंगे तो बंद हो जाएगा ना। तो अगर आपको ओपन सरफेस दिया हुआ है तो आपको उस केस में सरफेस को क्या करना होगा, क्लोज करवाना होगा। समझ में आया? अब सुनेंगे, आप इमेजिनरी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं ओपन को क्लोज करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, आपको इसको क्लोज सरफेस पे चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस बना देते हैं। ठीक है, इस इमेजिनरी सरफेस को गॉस ने नाम दिया है गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया है? गॉसियन सरफेस। तो आपसे पूछा जाएगा कि गॉसियन सरफेस क्या है, तो क्या बोलेंगे? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्या बोले? देखिए, सबसे पहला बात, गॉसेस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। सरफेस क्लोज रहेगा, गॉसेस थ्योरम काम करेगा। नहीं क्लोज रहेगा, काम नहीं करेगा। तो नहीं क्लोज रहेगा, काम नहीं करेगा में छोड़ नहीं देना है। क्या करना है अब उस सरफेस को क्लोज करना है। क्या करना है? उस सरफेस को क्लोज करना है। और उस सरफेस को क्लोज करने के लिए हम लोग इमेजिनरी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। और उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। याद रहेगा? लिखिए, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लिख लीजिए। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, अब जो बात मैंने बोला है उसका प्रूफ भी होना चाहिए कि किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो 1/ε0 टाइम्स उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके बराबर है। हाँ या ना? तो हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, गॉसेस थ्योरम का प्रूफ, गॉसेस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करें। मान लेते हैं बच्चों, मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू एन। कितना चार्ज है? प्लस क्यू एन। यहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया है। क्या बोल दिए हैं? पी बोल दिए हैं। हम आपको बोले कि पॉइंट पी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला करके रख दीजिए। तो आप बोले ठीक है, रख देते हैं। फिर आप बोलेंगे सर जैसे हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के रखे, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे यही चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जाना जाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पी की जो दूरी है कहां से? क्यू इन से, ये कितना है? आर है। ठीक है, अब देखिए एक बात है ना, आप लोगों को मैंने बताया है कि गॉसेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। यही है ना? आगे देखेंगे, क्या ये चार्ज क्यू इन जो है ये क्लोज सरफेस के अंदर है? क्या यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर आपको क्लोज सरफेस नहीं दिख रहा है और आपको यहाँ पे गॉसेस थ्योरम को काम करवाना है तो सबसे पहले आपको पॉइंट पी को कंसीडर करके एक क्लोज सरफेस क्या करना होगा? बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लोज सरफेस क्या करेंगे? बनाएंगे। आप जो क्लोज सरफेस बनाए तो ये क्लोज सरफेस आपका स्फेरिकल हो सकता है, हाँ या ना? तो हमने जो क्लोज सरफेस बनाया है ये क्लोज सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है, अब आगे की बात सुनेंगे। ठीक है ना, हमको इस पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। लेकिन आप लोगों को मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला बताया है E डॉट ds। क्या बताएं फॉर्मूला?
और ये डीएस जो है ये क्या है, ये छोटा सा एरिया है, डीएस क्या है। लेकिन आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया है, इसी सरफेस को ना बोलते हैं गॉसियन सरफेस, आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया है ये तो बहुत बड़ा सरफेस है बाबू, है या नहीं है। और आपको फ्लक्स छोटे से सरफेस से निकालने के लिए आता है, ई डॉट डीएस। तो हम बोलेंगे अगर इतने बड़े सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए पहले आपको छोटे सरफेस से फ्लक्स निकालना होगा और इसके बाद क्या करना होगा, उस छोटे सरफेस के फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देना होगा ताकि वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। समझ में आ रहा है। तो हम बोले आपको यहाँ पे कि ऐसा कीजिए कि ये जो पॉइंट पी है इसको एक छोटे से सरफेस से इस तरह से घेर दीजिए और बोल दीजिए कि ये जो छोटा सा एरिया है ये कितना है, डीएस है। पहले हम लोग फ्लक्स इस डीएस एरिया से निकालेंगे और इसके बाद पूरे के पूरे इस स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो डीएस के ऊपर एरो लगा है ये क्या बता रहा है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एरिया ले रहे ना यहाँ पे, क्या ले रहे हैं, वेक्टर एरिया। और मैंने आपको बताया है कि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन जो है वो किधर होता है, क्या बताए थे, परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया। अगर आप ये एरिया इस तरह से कंसीडर किए हैं तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो किधर होगा, ये इधर होगा ऐसे या इधर होगा ऐसे, कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, इस सरफेस पे कौन परपेंडिकुलर होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास कर रहा है, एक पॉइंट पे जो टच करता हुआ पास करता है कर्व को उसको टैंजेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये अगर टैंजेंट है तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है स्मॉल एरिया, इस स्मॉल एरिया पे आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर इधर होगा। ठीक है। और यही आपका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है जिसको हम एन कैप से लिखते हैं। ठीक है। अरे ई डॉट डीएस लिखते हैं ना यार, ई के ऊपर भी वेक्टर है, डीएस के ऊपर भी एरो साइन है, मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर का दिखाना होगा ना डायरेक्शन किधर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले छोटे एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर बड़े एरिया से फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है। क्यू एन क्या है, ये नेट चार्ज है इनसाइड क्लोज सरफेस। ई क्या है, ई को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। डीएस क्या है, ये स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया सराउंडिंग सराउंडिंग पॉइंट पी, है या ना, यही है ना। अगर हम आपको ये पूछ दें कि बताइए बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एरिया डीएस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट कमिंग आउट ऑफ एरिया डीएस, डीएस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितना है, ई है, एरिया कितना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डॉट डीएस होगा ना। इस ई डॉट डीएस को आप क्या लिख सकते हैं, ई डीएस कॉस थीटा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, ई और डीएस के बीच में कितना एंगल है, नशा उसम रहते हैं का आप लोग, 90 डिग्री का मतलब समझ में आता है, 90 डिग्री का मतलब ये है, ये इसको क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है, ये दोनों आप लोग को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, कैसा दिख रहा है, सेम डायरेक्शन पैरेलल ना है यार, तब 90 डिग्री कैसे बोल रहे हैं, तुक्का मार देते हैं सर, कुछ भी हो जाए, हम लोग के पास दिमाग नहीं, हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग बैल हो गए हैं, है कि नहीं। यहाँ अभी उतना देर से हम यही बता रहे बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का ये डायरेक्शन, ये वेक्टर एरिया का डायरेक्शन, जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे तो इन्हीं दोनों के बीच का ना एंगल निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, ये एरो बताएगा,
एरो क्या बता रहा है, कितना कितना डिग्री, जीरो है ना। अभी वो सोच रहे हैं लोग, अरे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब 0 डिग्री, समझ गए, 0 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ई डॉट डी एस दिस इज इक्वल टू ई डी एस इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ई डॉट डी एस का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू 1। तो कितना आ गया आपके पास फ्लक्स, छोटे से एरिया डीएस से फ्लक्स कितना आ गया, ई इंटू डीएस। नहीं समझे, समझ में आया कुछ बात। अब देखिए, आपने छोटे एरिया से फ्लक्स निकाल लिया, इधर देखिए, इधर आपने छोटे एरिया से फ्लक्स क्या किया, निकाल लिया। अब आपको पूरे के पूरे स्फीयर से फ्लक्स निकालना है। तो अगर छोटे से निकाल लिए हैं तो पूरे स्फीयर से तो निकालना आसान हो गया। कैसे, इंटीग्रेट, छोटी चीज को बड़ा करना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो अगर हम आपको बोले कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस, तो आप बोलेंगे ना सर अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग, सुनेंगे इधर, ई डॉट डीएस का साइक्लिक इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस। सर ये बार बार सर्कल क्यों लगा रहे हैं आप, अभी बताए थे, क्या बताया, ये बता रहा कि क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। बताइए क्या आ जाएगा, टोटल, इसको क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन मतलब टोटल, ई डॉट डीएस का मतलब फ्लक्स, और ये सर्कल का मतलब क्लोज सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस दिस इज इक्वल टू ई इंटू, अब बताइए ये जो छोटा सा एरिया आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बढ़ते 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 पूरा का पूरा स्फीयर बना देगा ना। ये डीएस क्या है, ये एरिया बता रहा है ना। तो जब पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा तब एरिया कितना हो जाएगा, कितना, जब पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा तो वो एरिया कितना होगा, हाँ, सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस एरिया, इस सब में डिफरेंस पता चलता है आप लोग को, नहीं पता चलता, वेरी गुड। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, याद रहेगा, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया क्लोज सरफेस से, कितना आया, ई इंटू 4 पाई, रेडियस आपको दिया गया है कैपिटल आर, है ना, तो कैपिटल आर लिखेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे ये जो स्फीयर है, जो स्फीयर का रेडियस आर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बोल दिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नाउ आपको पढ़ाया है मैंने कि अगर Q इन चार्ज है, इससे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q इन चार्ज के वजह से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू है Q इन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। ये E का वैल्यू उठाएंगे और 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ E इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ E इन 1 क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन बाई आर स्क्वायर इंटू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई और 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस कितना आ गया, ये Q इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया ना। और यही बात तो हम लोगों को गॉस ने बोला था, हाँ या ना, कि किसी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा
वो हमेशा किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, मतलब परमिटिविटी के बराबर। आगे सुनेंगे अब, ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन को देख करके क्या आप बता सकते हैं, इधर इधर, इस इक्वेशन को देख करके क्या आप बता सकते हैं कि ये जो आप फॉर्मूला निकाले हैं इसके लिए क्लोज सरफेस कौन सा यूज किए हैं? इधर देख के नहीं, इधर देख करके क्या इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि आपके क्लोज सरफेस का शेप कैसा है? क्या उस क्लोज सरफेस का साइज पता चल रहा है यहां से? नहीं ना पता चल रहा है। कोई ऐसा फॉर्मूला में कैसा चीज नहीं ना जिससे शेप या साइज पता चले। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये जो किसी क्लोज सरफेस से निकलता है तो ये क्लोज सरफेस के शेप या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। याद रहेगा, क्या बोले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब क्लोज सरफेस से निकलता है तो ये क्लोज सरफेस के शेप या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या क्या चीज पे करता है, तो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये इस पे डिपेंड करता है, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए फास्ट। कॉपी कीजिए।
ये टॉपिक यहाँ पे होता है समाप्त। कल के क्लास में इसके ऊपर बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है। कल बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन खत्म तो चैप्टर खत्म, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।